इस समय बीजेपी ने मौके का सोचा फायदा उठा लें। इसके पहले 2023 में पास हुआ, अब ये लगे हैं 2011 की जनगणना में। पहले था कि 2027 की जनगणना के बात करेंगे परसिमन, ये चुनावी उसमें करके इसका ये फायदा उठा लेंगे राजनीतिक, इसलिए ला रहे हैं परसिमन के अलावा। जो इसमें एक चीज़ अच्छी है, रोटेशन सिस्टम रखेंगे जो साउथ में, जिसका स्वागत हो रहा। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के आने की वजह महिला वोट थे, मोदी को भी महिलाओं का वोट मिल जाता। इवन आपको बता रहे हैं मुस्लिम महिलाएं भी मोदी को उतना खिलाफ नहीं है जितना मुस्लिम मेल है। तो ये है वोट का एक ही है, ये वोट के कर। मगर आपको बता रहे हैं इसी बात पे चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी गई थी। चंद्रशेखर महिला विधेयक लाना चाहते थे, जब प्रधानमंत्री बने थे तो राजीव गांधी ने तुरंत मैथ लगाई और सरकार गिरा दी। इतिहास की बात हम फिर करेंगे। फिर सर आऊंगी आपके पास, सर आऊंगी। सर, आपने सभी को सुना यहाँ पर, और जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर अब बात हो रही है, एक बड़ा बदलाव की तैयारी में हम बढ़ रहे हैं। सर कह रहे हैं कि एक चुनावी एजेंडा के तौर पर इसे देख रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो इसीलिए अब सरकार कर रही है। क्या आपका टेक होगा, कैसे आप इसे समझ रहे हैं? देखिए, इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां तो कतई कहीं न कहीं अपने चुनावी चीज़ों को टारगेट करके करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2023 में जब इस विधेयक को पास किया इस सरकार ने, और उसके बाद लगातार प्रयास कर रहे थे, 2011 जनगणना को उन्होंने टारगेट किया, फिर परिसीमन को लेकर के जा रहे थे, उसमें भी संशोधन उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। लगातार मैं सबको सुन रहा था, आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का काम बहुत पहले होना चाहिए था इस देश में, और बहुत पहले इस तरह का कानून आना चाहिए। मैंने बहुत खराब शब्दों का प्रयोग देखा और बहुत खराब बातें करते हुए इन लोगों को देखा। देश की एकमात्र प्रधानमंत्री हुई जो महिला, इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बहुत सारे कामों की तारीफ होनी चाहिए। किसी की भी कोई सीमा हो सकती है, कहीं कोई चूक हो सकती है, क्या इस सरकार से चूक नहीं होती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सारे काम बहुत बेहतर हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि, और पीछे कांग्रेस ने भी विधेयक लाने की कोशिश की, विपक्ष के प्रवक्ताओं ने पता नहीं क्यों इस पर बात नहीं की, और उस दौर में उन्होंने लाया, और लालू प्रसाद यादव और क्या नाम है, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी और राजद ने विरोध किया। उनका कहना था कि आरक्षण के भीतर आरक्षण चाहिए, जबकि कोटे में कोटा। और आप जानती हैं कि लोकसभा विधानसभाओं के लिए 33% आरक्षण देने से पहले सरकार SC ST का आरक्षण देती है, और सरकार ने यह तय किया है कि महिलाओं के आरक्षण में भी हम आरक्षण देंगे, लेकिन SC ST को, OBC का प्रावधान वो मांग रहे थे। और उनका कहना था कि अपर कास्ट की महिलाएं संसद में ज्यादा हो जाएंगी और कहीं न कहीं बहुजनों के लिए नुकसान होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार बताया जाए कि इस पार्टी ने ला दिया और इस पार्टी ने नहीं लिया, ऐसा नहीं है। लंबे समय से इसके लिए कवायद हो रही थी, और ये पूरी राजनीति, सारे राजनीतिक दलों की विफलता है कि अब तक महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया गया। कई एक जगहों पर, जैसे नीतीश कुमार ने अपने राज्य में तमाम जगहों पर, नौकरियों से लेकर के तमाम जगहों पर 33% आरक्षण दिया, और उसका परिणाम आप देख सकती हैं, समाज में बदलाव आता है। दुनिया के तमाम बड़े देशों में, यूरोप की कंट्री का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पहले से प्रतिनिधित्व के लिए ये कानून बनाया गया, और आज स्थिति ये है कि बिना उस कानून की जरूरत अब नहीं है। महिलाओं की संख्या संसदों में 60% तक है, छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे। तो इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है, जगह जगह, केवल संसद की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस विधेयक को पास कर लेने के बाद अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। सोसाइटी की थिंकिंग बहुत खराब रही है महिलाओं को लेकर। कार्यस्थल पर आप देख लीजिए, लगातार यौन उत्पीड़न से लेकर के और तमाम जगहों पर। तो मुझे लगता है कि, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इससे एक पॉजिटिव बदलाव होगा, और उस बदलाव को मैं तो आगे बढ़ के कहता हूं कि हर जगह, नौकरियों में, तमाम अन्य जगहों पर भी इसको लागू किया जाना चाहिए। पॉजिटिव बदलाव होगा सर कह रहे हैं। ममता जी, आपका क्या टेक है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है ये मोदी सरकार का। और मैं, जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे कि ये केवल राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए है, तो मैं उस बात का समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मोदी सरकार ने केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए और वोट्स के बेनिफिट लेने के लिए इस चीज़ को अभी किया है। उन्होंने 2023 में इसको पहले बिल को पास करवाया। हाँ, फिर ये परिसीमन और जनगणना की वजह से थोड़ा सा अटका हुआ था, कि जो कि जाकर के शायद उस समय तो शर्तें तय थी ना 2023 में, फिर 2029 की बात हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन का मुद्दा सामने आ रहा है कि अब इसकी बाधा दूर करने की तैयारी, जब 2023 में शर्तें तय हुई थी, तो फिर अब ये बदलाव क्यों?
ये बदलाव इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें हमें जल्दी से जल्दी अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया होने में 2032-33 तक का समय निकल जाएगा और महत्वपूर्ण चुनाव चले जाएंगे। तो महिलाओं को हम मतलब और बाद में समय क्यों देंगे? गलती हर इंसान से होती है, उनसे में भी गलती हुई, उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि हम देश की आधी आबादी को और 10 साल 12 साल लटका देंगे, हम उनको अभी से क्यों ना लेके आगे आए। और उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए बीजेपी की सरकार कर रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अलावा नमो दीदी, नमो ब्रोन दीदी, ठीक है, उसके अलावा लखपति दीदी। तो उन्होंने लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने का प्रयास किया है। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकती कि वो सारे के सारे प्रयास जो है सफल हुए हैं, अभी भी उसको और कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। और जब वो फाइनली हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ हो गया, क्योंकि कई बार देखिए होता है कि राजनीतिक दल बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन जब वो जमीन पे उतारना होता है, तो जब जमीन पे उतरेगा तब महिलाओं को सवाल यही है कि जमीन पर उतरेगा और दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है, कि दलों की तरफ से क्या देते हैं, आप कितना चेंजेस देखेंगी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या बदलाव देखेंगे आने वाले समय में? रंजना जी देखिए, अगर जमीन पर लागू करना होता, मैं तो सभी पार्टी की बात करती हूँ, अगर सही में इच्छा शक्ति होती तो आपको आरक्षण की जरूरत क्या है? आप क्यों नहीं, जब भी आपके इलेक्शन होते हैं, क्यों नहीं आपका ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे करते हैं और उनको अपना फेस बनाते हैं? वादे दावे तो बहुत किए जाते हैं हर पार्टी की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस हो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन जब लड़ाने की बात आती है तो कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, कितनी महिलाओं को लड़ाया गया, कितनी हमारी जो महिलाएं हैं जीत करके आज MLA या MP बन करके बैठी हुई हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब टिकट देने की बात आती है, और मैं कहती हूँ टिकट मिल भी जाता है, आप अगर जो आप प्रधानपति देख लीजिए, आजकल जो बन भी जाती हैं, जो आप पंचायती इलेक्शन के अंदर या छोटे इलेक्शन आप देख लीजिए, उनके अंदर जो महिलाएं आगे बढ़ करके जीत भी जाती हैं, आज उनको चला कौन रहा है? उनके पति चला रहे हैं। तो ये चीज के मैं विरोध में करती हूँ, इसको भी बदलना बहुत आवश्यकता है। और जो ये कह रहे थे ना कि पुरानी सरकारों में देखिए बहुत समय समय पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे वो स्थिति नहीं थी, हमारी जो महिलाएं थी ना शिक्षित होती थी, ना ही वो राजनीति में आगे आना चाहती थी। कितनी सारी हमने कुप्रथाओं से लड़ करके आगे आए हैं और अपना हक लिया है। महिलाएं आज भी लड़ रही हैं और अपना हक मांग रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आज हमें अपनी जो आवाज है वो बुलंद करनी है, और तभी वो बुलंद हो पाएगी जब वो वहां पर जाकर के पहुंचेंगी जहां पर उनकी आवाज सुनी जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। आज आपने एक प्रधानमंत्री, जो हमारी एकमात्र पहली प्रधानमंत्री है, उनको कलंक तक बोल दिया। तो आप सोचिए कि महिलाओं की आप टांग खींचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। क्या किसी भी और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोले जा सकते हैं? ऐसी आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए काम नहीं किया है? वो खुद एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसने महिला को प्रधानमंत्री बनाया। ये देश जो था उनको चाहता था, पूरे देश ने उनका समर्थन किया। आपने किस तरह से कह दिया, पूरा देश उनको वोट कर रहा था, वो उनको जिता करके प्रधानमंत्री बना रहा था, लेकिन आप उनको कलंक कह रहे हैं। देखिए, इसी तरह की बातें, इसी तरह की मानसिकता हमको बदलना है। जो महिलाओं को कुछ भी कह करके निकल जाते हैं और ये कहते हैं ना, महिलाएं इसी तरह से आगे बढ़ेंगी, अपना परचम लहराएंगी, और प्रधानमंत्री क्या, हमारे देश की आज राष्ट्रपति भी हैं। और मैं तो कहती हूँ वो प्रधानमंत्री, वो महिला प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसको आप कलंक बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ठीक है सर, फिर मुद्दा से भटक रहे हैं, इस मुद्दा से भटक रहे हैं, लेकिन ठीक है।